हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आगे बढ़ते हैं। और मैंने पहले भी आपसे कहा है कि पूरा का पूरा चैप्टर एक स्टोरी के समान है। और कहानी में लास्ट हमने क्या बात खत्म किया था? हमने बात किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इवोल्यूशन में क्या रोल प्ले करता है, इस पर हम बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके क्या होते हैं, ज़ूस्पोर क्या होता है, जेम्यूल फॉर्मेशन क्या होता है, बर्ड फॉर्मेशन क्या होता है, बाइनरी फिशन किसमें होता है, कोनिडिया फॉर्मेशन किसमें होता है। तो मैंने पिछली क्लास में आपसे कुछ क्वेश्चंस किए थे और आप में से अधिकांश बच्चों ने, अधिकांश कमांडोज ने बिल्कुल सही आंसर किए। वेरी गुड बेटा, के मेंटेन रखिए इसको। और देखो क्या होता है कि हम जो भी हमारे ये क्लासेस जा रहे हैं बेटा, इनको बिल्कुल आप अपना ऑफलाइन क्लास या स्कूल के क्लास के समान समझिए। कोई भी क्लास आपको बंक नहीं करना है, मिस नहीं करना है। हर लेक्चर में कुछ ना कुछ सीखना है आपको और फिर उसके बाद आपको डीपीएस लगाने हैं और टेस्ट की तैयारी करनी है। ये जो हम रोज में जो डीपीएस लगाते हैं, रोज में जो टेस्ट की तैयारी करते हैं, इससे करते 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 एक दिन पूरा साल निकल जाएगा और हम हजारों क्वेश्चन एग्जाम के लगा चुके होंगे। ठीक है, और हमको ये रिगरसली करना है, लगातार करना है, रोज में करना है। क्लियर? चलिए, तो पिछली क्लास में हमने ये बात देखी थी बेटा कि प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होता है। तो एक काम करते हैं, आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर लूं, चलेगा? ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चन करता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बताइए मुझे, आपके सामने जो है दो इमेजेस दिखाई पड़ रहे हैं, ये दोनों इमेज किस मेथड को, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की किस मेथड को ये शो करते हैं, दोनों के बारे में बताना आपको। ठीक है, इन दोनों इमेज को ध्यान से देखिए और बतलाइए कि ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की किस मेथड को बतलाते हैं। ठीक है, विच इज द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन दीज इमेजेस। ठीक है, और देखो बेटा, ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्लास के पहले आपसे करता हूं केवल इसलिए ताकि आप ब्रीफली रिवाइज कर लें, आपके चीजों को आप भूल ना जाए, इसलिए मैं आपसे ये पूछता हूं। तो याद रखा करो उन चीजों को। ठीक है, चलिए बताइए, आपके सामने एक दूसरी इमेज है। इस इमेज में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की कौन सी इमेज को, कौन सी जो है वो विधि को, कौन सी मेथड को बतलाया गया है, यह भी आपको बतलाना है। क्लियर है ना? मैं इसका उत्तर नहीं करूंगा, आप इसका उत्तर करेंगे, मैं चेक करूंगा आप उठ के। और हर बच्चे को देखो बेटा, ये मत सोचना कि दूसरा क्या सोचता है, दूसरा क्या बोलेगा, दूसरे क्या कर रहे हैं। कि आपको, हर बच्चे को जो है वो अपने खुद के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल रहना है और बायोमेंटर्स के लिए। ठीक है, मैं हर बार आपसे कहता हूं कि कई बच्चे जो है वो, आजकल मैंने देखा कि बच्चे मुझे ये भी कहने लगे सर कि बायोमेंटर्स में आप कभी सब्सक्राइबर के लिए नहीं बोलते हैं, आपके बढ़ नहीं रहे ज्यादा, अभी आपका नंबर जो है वो रुक सा गया है, बहुत धीमे धीमे ग्रो कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं पहले भी कह चुका हूं उसको कि आई नेवर कंसिडर कि मैं एक यूट्यूबर हूं, मैं कभी कंसिडर नहीं करता इस बात को। आई एम ए टीचर और जेन्युइनली, ऑनेस्टली मैं आपको पढ़ाने आया हूं कि आप पढ़ता है जो अच्छी बात है, नहीं पढ़ता है उसका कुछ नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो प्लीज के बी ऑनेस्ट एंड आंसर ऑल दी क्वेश्चंस। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बताइए मुझे कि इस इमेज में कौन सा मेथड, के मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कौन सा दिखाई पड़ रहा है, और इस ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलेंगे और नीचे वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, आप मुझे बताएंगे। क्लियर? आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए अब जहां हमने बात खत्म किया था पिछली बार हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जेनेटिक वेरिएशंस को लेकर आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो जेनेटिक वेरिएशन आते हैं उससे एक पॉपुलेशन में कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके कैरेक्टर थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो कई बार उन कैरेक्टर का उन्हें फायदा मिलता है और इवोल्यूशन को उसके लिए, जैव विकास को उसके लिए रॉ मटेरियल मिलता है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें हम। बिल्कुल देखो, मैंने आपसे कहा ना कि एनसीईआरटी को बिल्कुल हम वर्ड टू वर्ड फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी को हम अच्छे से जो है वो एकदम डिसेक्ट कर लेंगे आपके। मैंने जब कोर्स खत्म होगा तो एनसीईआरटी एकदम बिल्कुल टिप्स पर आपको होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, sexual reproduction results in offspring that are not identical to the parents and amongst themselves। के तो लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करता है, एम्फीमिक्सिस कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और याद है आपको, मैंने कहा था आपसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बनने का कारण क्या क्या था? तो हमने एक कारण देखा था रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर। दूसरा कारण देखा था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि क्रोमोसोम रैंडमली मूव कर सकते हैं के एक जोड़े के क्रोमोसोम। तीसरा कारण हमने क्या देखा था? हमने कहा था रैंडम फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना? तो मतलब यह है कि कोई भी मेल गैमेट किसी भी फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज कर सकता है, जिससे एक रेंडमाइजेशन होता है, ठीक है, जिससे एक प्रकार से जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं वहां पर। ठीक है,
चलिए, अब मजे की बात यह है कि हमको ऐसा लगता है कि प्लांट, यदि हम प्लांट को देखें, हम एनिमल्स को देखें, ठीक है, हम जो है वो फंजाई को देखें, तो हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि इनका यदि मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखा जाए, इनकी सेल वॉल देखी जाए, तो प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी है, फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। प्लांट में क्लोरोप्लास्ट है, एनिमल सेल में जो है और फंजाई में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। फंजाई में एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जबकि एनिमल सेल में इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी फंजाई फूड को बाहर पचाती है और फिर एब्जॉर्ब कर लेती है। एनिमल फूड को बाहर पचाते नहीं है, बल्कि बॉडी के अंदर लेके उसे डाइजेस्ट करते हैं। तो बहुत सारे अंतर इनके, यदि हम इनको देखें, इनकी हम जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें, आप इनकी फिजियोलॉजी को देखें, आप इनकी बाहर के रूप को देखें, तो आपको इतने सारे अंतर देखने मिलेंगे, इतने सारे अंतर देखने मिलेंगे कि एक किंगडम प्लांटी है, तो एक किंगडम फंजाई है, तो एक किंगडम एनिमेलिया है। तीन अलग अलग किंगडम है वो, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलियट के। अब मजे की बात यह है कि यदि तीनों को यदि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लेवल पर जाके देखेंगे, तो आप क्या देखेंगे? आप पाएंगे कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमीट बनते हैं, देयर इज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। गैमिट बनते हैं तो म्यूसिस हुआ, और उस समय ये क्या हुआ, मैंने आपसे कहा, या हमने कहा कि गैमिट बनेगा यहाँ पेट के, तो देयर में भी प्लांट्स में गैमिट बनने का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता था, हम उस कॉम्प्लिकेशन में नहीं पढ़ते। अभी इतना समझते हैं कि गैमिट बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनते हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक बात दिमाग में डाल लीजिए अच्छे से, यानी एक बात को अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए, कोई भी रिप्रोडक्शन की ऐसी मेथड, कोई भी रिप्रोडक्शन की ऐसी मेथड जिसमें जेनेटिक वेरिएंट्स बनते हो, जिसमें आनुवांशिक विविधताएं बनती हो, उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में डालते हैं। क्लियर? तो कहने का मतलब यह है कि फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया भले ही अलग अलग दिखाई पड़ते हैं आपको फिजियोलॉजी में, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में, उनकी मॉर्फोलॉजी में, लेकिन उन सब में यदि आप देखेंगे तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, स्पेशली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें, लैंगिक प्रजनन की बात करें, तो आपको उसमें क्लोज सिमिलरिटी देखने मिलती है कि गैमिट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, गैमिट फ्यूज कर रहे हैं आपस में, दैट इज दी प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, सेम टाइप है। साइटोप्लाज्म का फ्यूज करना प्लाज्मोगेमी है, न्यूक्लियस का फ्यूज करना कैरियोगेमी के, तो आपको सेम पैटर्न देखने मिलता है ऑलमोस्ट, ठीक है, क्लियर? अब कोई भी प्लांट या एनिमल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक तैयारी करनी होती है, एक मैच्योरेशन अवस्था तक पहुंचना होता है, कि हम ऐसा बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चूंकि एडवर्स कंडीशन में होता है, और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, के हमने आपसे कहा था इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट इज ए स्लो प्रोसेस, के ये एक जटिल प्रक्रिया है, धीमी प्रक्रिया है, और इसमें मल्टीपल स्टेप्स में इन्वॉल्व होते हैं। किसमें बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्लियर? चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, हमेशा क्या होता है बेटा, एक अवस्था ऐसी होती है जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, कि नॉट पॉसिबल, के एक ऐसा होता है जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। मतलब वास्तव में उस प्लांट को, एनिमल को अपने आप को पहले सेक्सुअली मैच्योर करना होता है। क्या? लैंगिक रूप से उसको अपने आप को जो है वो परिपक्व करना होता है, सेक्सुअली मैच्योर करना होता है। और यही वो प्रोसेस है जहां पर हम बोलते हैं कि प्लांट में हम क्या बोलते हैं, हम प्लांट में बोलते हैं कि वो वेजिटेटिव फेज है, वर्धी प्रावस्था है। वेजिटेटिव फेज का मतलब है कि यहां पर अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तैयारी नहीं हो पाई है, मतलब फ्लावर फॉर्मेशन नहीं हो पाया। याद रखिएगा, जो फ्लावर्स है वो क्या है? फ्लावर्स आर दी सेक्स ऑर्गन, के यानी फ्लावर प्लांट के सेक्स ऑर्गन है। फ्लावर में मेल पार्ट क्या होता है? एंड्रोशियम होता है। फीमेल पार्ट क्या होता है? गाइनोशियम होता है। तो फ्लावर्स, जो फ्लावर का बनना है, दैट इज दी बिगिनिंग ऑफ दी रिप्रोडक्टिव फेज। फ्लावरिंग शुरू हुआ मतलब रिप्रोडक्टिव फेज चालू हो चुका है। तो हर प्लांट जो है पहले ग्रो करता है, फिर बाद में फ्लावर लगते हैं उसमें। पहले वेजिटेटिव फेज में होगा वो, बाद में फिर वो रिप्रोडक्टिव फेज में कन्वर्ट होगा। और फाइनली जब जैसे फ्लावरिंग हो चुकी होगी, तो कई प्लांट ऐसे होते हैं वो फिर, जैसे मैंने कहा एक सीजन वाले प्लांट है, मैंने कहा आपसे कि जो है वो एनुअल प्लांट है। फ्लावरिंग हुआ, सीड बनाया और फिर खत्म हो जाते हैं उठ के, तो सीरेसेंट फेज आती है उसमें। ऐसी अवस्था इसमें कि प्लांट जो है वो धीमे धीमे ओल्ड हो जाता है, फिर फ्लावरिंग करना बंद कर देता है। ठीक है, अब ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, हम एनिमल्स की बात करते हैं। तो क्या देखा हमने? देखा कि एक छोटा बेबी है, ये
देखो आप, ठीक है, छोटा बेबी बड़ा हुआ, ठीक है, स्कूल गया, कॉलेज गया, ठीक है, देन बिकम्स एडल्ट, ठीक है, ये एडल्ट हो गया, ठीक है, ठीक। एंड दिस इज द रिप्रोडक्टिव फेज, यहां से रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो शुरू हुआ यहां पे, और हमने क्या कहा कि दिस इज द रिप्रोडक्टिव फेज के, और उसके बाद धीमे धीमे क्या हो रहा है कि एक समय फिर ओल्ड अवस्था आ गई। तो हमने क्या बोला, हमने कहा कि ह्यूमंस की लाइफ में भी, ध्यान से बच के, मनुष्य के लाइफ में भी क्या होता है, एक होता है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्शन के पहले का अवस्था, ध्यान से बात सुनिएगा, ठीक है, हमने कहा ये प्री रिप्रोडक्टिव फेज हो गया। दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव फेज, प्रजननकारी अवस्था, ठीक है, हमने कहा ये रिप्रोडक्टिव फेज हो गया। और लास्ट में क्या होता है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। ये वर्ड याद रखना, भले ही मैं आपको अभी यहां बता रहा हूं, लेकिन जब हम पढ़ेंगे क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे वहां काम आएगा, पॉपुलेशन पढ़ेंगे वहां काम आएगा, हम ह्यूमन जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे वहां काम आएगा। तो मैंने क्या कहा आपसे कि मनुष्य में भी ऐसा है कि एक है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, बच्चे हैं, एडोलसेंट, यंग एडल्ट्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज है, तीसरा होता है फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज होता है। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यहां पर भी जो है वो ह्यूमंस में भी क्या हो रहा है कि धीमे धीमे जो है वो ग्रोथ हो रही है और एक व्यक्ति एडल्ट हो रहा है। तो ये क्या है बेटा, ये भी तो एक तरह की तैयारी है। यहां पर हमने इसको वेजिटेटिव फेज नहीं बोलेंगे यहां पे, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स हैं, वी आर नॉट वेजिटेशन। लेकिन प्लांट में क्या बोला था हमने, वेजिटेटिव फेज कहा था। क्लियर, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life। के देखिए साफ साफ आंसर कि अपने जीवन में जो है सभी जीवित जीवों को, सभी ऑर्गेनिज्म को जो है वो एक निश्चित ग्रोथ के स्तर तक, मैच्योरिटी के लेवल तक पहुंचना पड़ता है, उसके बाद ही वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। दिस पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड द जुवेनाइल फेज। क्या बोलते हैं इसको, जुवेनाइल फेज कहते हैं। सो What is the meaning of the juvenile phase? Juvenile phase का मतलब होता है it is the stage of growth where an organism attains the sexual maturity, के जब वो सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन करने की कोशिश करता है, ग्रोथ करता है उठ के। तो हमने क्या कहा आपसे, हमने कहा कि सभी ऑर्गेनिज्म को जो है वो ग्रोथ करने के लिए में जो है वो एक सर्टेन ग्रोथ और मैच्योरिटी की अवस्था होती है लाइफ में, जिसमें कि वो अपने आप को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार करते हैं। हम क्या बोलते हैं, हम जुवेनाइल इस फेज कहते हैं, ठीक है। और प्लांट्स में क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव। मतलब जो एनिमल्स है, एनिमल्स के लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप, जुवेनाइल स्टेज वर्ड का यूज करोगे के। और प्लांट्स के लिए क्या बोलोगे आप, वेजिटेटिव फेज वर्ड का आप इस्तेमाल करोगे। ये मत सोचना कि ये बड़ी सड़ी सड़ी चीजें, सिंपल सिंपल चीजें हैं, ये बड़े काम की चीजें एग्जाम में बैठ के, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी भी एग्जाम में कई बार कंफ्यूज कर देती है, ठीक है, क्लियर। दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, के अलग अलग जीवों में ये फेज का ड्यूरेशन अलग अलग होता है। देयर आर प्लांट्स, एनुअल प्लांट होते हैं, ठीक है भाई। आपने मान लो आम का पौधा लगाया आपने, तो आम का पौधा इस थोड़ी कि अभी लगाया आपने तो 3 महीने बाद उसमें आम लगने लगेंगे, समय लगता है। नींबू लगाओगे समय लगेगा आपको, ठीक है। गेहूं का पौधा लगाओगे, गेहूं लग जाएगा कुछ महीनों के, कुछ दिनों के बाद में। तो कहने का मतलब ये कि हर पौधे का अपना अपना जो है वो वेजिटेटिव फेज होता है हर ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, क्लियर। द एंड ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज व्हिच मार्क द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी सीन इजीली इन हायर प्लांट्स व्हेन दे कम टू फ्लावर। के देखिए सिंपल सी बात है कि जुवेनाइल फेज से जब आप जो है वो एडल्ट फेज की ओर जाते हैं तो हमको ट्रांजिशन दिखाई पड़ेगा, और ये ट्रांजिशन जो है वो कैरेक्टर्स के रूप में होगा, लक्षणों के रूप में होगा। एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स में आपको सेक्सुअल मैच्योरिटी के साइन और सिंबल दिखाई पड़ेंगे। के प्लांट्स में बात करेंगे तो प्लांट्स में सिंपल सा इंडिकेटर ये होता है कि पौधे में फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है, फ्लावर बड्स आ जाते हैं, मतलब अब वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो चुका है, क्लियर। मतलब प्लांट्स में जब वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में कन्वर्जन होता है तो वहां पे ट्रांजिशन के लेवल पे क्या होता है, फ्लावरिंग होती है, पुष्पीकरण होता है, फ्लावरिंग होती है, फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं, एनिमल्स में सेक्स ऑर्गन डेवलप होना शुरू होते हैं, ठीक है। यदि हम ह्यूमन विंग्स की बात करें तो ह्यूमन विंग्स में भी हमको ये परिवर्तन देखने मिलते हैं, जैसे हमने आपसे कहा, ठीक है। देखो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं बेटा, मैं यहां पे जो है वो सब्जेक्ट को एज ए कॉमन बॉटनी जूलॉजी कंबाइन करके बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एक बेसिक चैप्टर, इसमें कुछ हिस्सा जूलॉजी का, कुछ हिस्सा बॉटनी का है, ठीक है। अब यदि हम ह्यूमन विंग्स की बात करें तो मनुष्य में भी क्या होता है कि एक होता है अर्ली एडोलेसेंट सेंस के। अब एडोलेसेंस का मतलब होता है इट इज द ट्रांजिशन फेज
जहां पर जो है वो एक जो है वो बच्चा जो होता है, एक किड जो होता है, वो एडल्ट में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है, एडल्ट में कन्वर्ट होने की तरफ आगे बढ़ता है। मतलब इट इज ए ट्रांजिशन फेज बिटवीन द चाइल्डहुड एंड द एडल्टहुड के, बाल्य अवस्था और युवा अवस्था के बीच का जो ट्रांजिशन है उसे एडोलेसेंट कहते हैं। जिस एज में आप में से अधिकांश कमांडोज हैं, आप में से अधिकांश बच्चे एडोलेसेंट एज में बेटा के, दिस इज द ट्रांजिशन बिटवीन द चाइल्डहुड टू द एडल्टहुड। अब इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं बॉडी के अंदर, हम बात करेंगे आगे। जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे, तो हम बड़े काम की बहुत सारी बातें करेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है एंड एग्जाम के अलावा भी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हमने तय कहा कि अर्ली एडोलेसेंट का मतलब है 10 से 14 ईयर ऑफ एज के, मतलब जब क्लास 5th से 9th में होते हैं तो यू आर इन दी अर्ली एडोलेसेंट फेज के। देन 15 to 17 ईयर ओल्ड जो होता है मिडिल एडोलेसेंट एज होती है, जब आप 9th से लेकर 12th तक होते हैं के। एंड 18 to 25 ईयर जो होता है वो अर्ली एडल्टहुड होता है, आपका शुरुआती एडल्टहुड होता है इसके, ठीक। हाई स्कूल के बाद की बात कर लेना फिर के। तो ये तो एक टेंटेटिव हमने जो है वो बताया आपको कि ये एज जरूरी नहीं कि हर एक के लिए यही एज हो के, ये एक एज रेंज हमने दे रखा है यहाँ पे के, ठीक। अब हम क्या देखते हैं, हमारे यदि हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो जब आप चाइल्डहुड से एडल्टहुड में कन्वर्ट होते हैं तो ये फाउंड लॉट्स ऑफ चेंजेस इन द बॉडी के। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डेवलप होते हैं के। जैसे हम बात करते हैं कि प्यूबिक हेयर्स का आना, ठीक है, प्यूबिक हेयर्स का डेवलप होना के, एंड ग्रोइन के हिस्से के आसपास एंड सेक्स ऑर्गन के आसपास हेयर का आना के। फिर लड़कों में जो है वो मूछों का आना, दाढ़ी का आना। फिर इसके बाद क्या देखते हैं, हम देखते हैं गर्ल्स में जो है वो हम देखते हैं कि उनमें वॉइस का चेंज होना, उनमें के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का डेवलप होना के, ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट होना। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स के, बड़े सारे परिवर्तन जो है वो आपके चाइल्डहुड से एडल्टहुड में आने के दौरान होते हैं के। एंड दिस चेंजेस आर नॉट ओनली ऑन द फिजिकल लेवल, ये परिवर्तन जो होते हैं वो केवल आपके बॉडी में नहीं होते हैं, ये आपके बिहेवियर में भी होते हैं, व्यवहार के अंदर भी होते हैं, ठीक। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि प्यूबरिटी मतलब वो टाइम जिस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि वो टाइम जहां पर आप सेक्सुअल डेवलपमेंट या एडल्टहुड की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं आप, ठीक है ना। अब देखिए ये मैपिंग है, एक मैपिंग है ड्यूरिंग द एक जो एज के 5 साल के बच्चे का ब्रेन का मैपिंग किया गया, और एक एडोलेसेंट जो आपकी उम्र के बच्चे उनका मैपिंग किया गया, 20 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों का ब्रेन मैपिंग किया गया। तो ये पाया गया कि ब्रेन की एक्टिविटी में भी काफी सारा परिवर्तन होता है जब आप चाइल्डहुड से एडल्ट की ओर कन्वर्ट होते हैं, चाइल्डहुड देन एडोलेसेंट देन दी एडल्ट स्टेज के। तो ब्रेन के अंदर की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के अंदर भी ब्रेन की मैपिंग करने पर मालूम चलता है कि ब्रेन में भी कई सारे परिवर्तन होते हैं के। और सबसे सेंसिटिव जो अवस्था होती है वो होती है एडोलेसेंट के। यहां पर वी आर ओवर सेंटिमेंटल के, हम बहुत अधिक सेंटिमेंटल होते हैं, ठीक है। वी आर जजिंग टू एवरीवन के, हम हर एक को जज करते हैं कि वी मे हैव द फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी, दोनों चीज के डिपेंड करता है कि परिवार का माहौल कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। कभी कभी हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, कभी कभी हम अपने आप को पावरफुल और सुरक्षित महसूस करते हैं कि द बॉयज में गेट बिकम सम लिटिल बिट एग्रेसिव के। यहीं पर हमारे दिमाग में सेक्सुअल अट्रैक्शन की शुरुआत भी होती है कि जो हमको सेक्सुअल अट्रैक्शन, और ये नेचुरल है, नॉर्मल है। इसको लेकर यदि हम कोई प्रकार की क्या अच्छा क्या बुरा ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं तो मतलब हम नॉन साइंटिफिक बात कर रहे होते हैं कि देखिए जो सामाजिक मानदंड है उनको हम अलग तरह की बात कर रहे हैं। हम बोलते हैं कि किसी से यदि सेक्सुअली अट्रैक्ट है तो उसमें जो है बॉडी फिजियोलॉजी का बड़ा हिस्सा है, ठीक है, ब्रेन एक्टिविटी का बड़ा हिस्सा है। सही या गलत बाद में बात आती है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पे, लेकिन मैंने फिर आपसे कहा कि फॉर ह्यूमन सोसाइटी एंड दिस इज द एज के ऑफ बिल्डिंग द इंटायर करियर ऑल्सो के। अब वही है जो इन चेंजेस पे जो विजय पा लेते हैं, जो अपने मन को वश में रखते हैं ना, वो आगे जाते हैं। लाइफ तो पैकेज में आती है, जिंदगी जो है बेटा, यदि हम लाइफ की बात करें तो लाइफ एक पैकेज में आती है, उसमें सुख भी है उसमें दुख भी है के। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास सुख है और दुख दोनों का पैकेज मिला है आपको, आप उसमें से पहले क्या रिडीम कर रहे हैं, पहले क्या आप ले रहे हैं। जो पहले खर्च कर डालोगे ना, बाद में फिर दूसरा वाला बचेगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो जब अर्ली एज में होते हैं कि दे इन्वॉल्व इन वेरियस एक्टिविटीज के, उससे क्या होता है, अपना पढ़ाई लिखाई बाकी चीजों पर फोकस कम होता है, तो वो अपने हिस्से का सुख
कम उम्र में ही लेना चाहते हो। अब उससे बचा क्या पैकेट में? अब पैकेज में तो बच गया दुख, बाद में मिलेगा, पूरी जिंदगी मिलेगा, लंबा मिलेगा फिर वो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इस एज में जो है वो पढ़ने पर, अपने करियर पर फोकस करते हैं, अपने गोल पर फोकस करते हैं, और पहले वो अब रात भर जग कर पढ़ रहे हैं, ठीक है, कई घंटों तक पढ़ रहे हैं, उठ के मेहनत कर रहे हैं, लोग घूमने जा रहे हैं, लोग बाग जो है पिकनिक जा रहे हैं, ठीक है, लोग बाग जाके जो है वो तमाम जगह एक्टिविटी में जाकर मजे कर रहे हैं। लेकिन बात इतनी सी है कि एक बच्चा ऐसा है जो एक टेबल लैंप जलाकर बैठा हुआ है अपने कमरे के कोने में, और लगातार किताबों के बीच जो है वो जूझ रहा है, वो पढ़ रहा है वो। और उसको अभी सुख नहीं है वो कि वो कितना घूम सके, कहीं जा सके, वहां जा सके के। लेकिन बात इतनी सी है, एक दिन एग्जाम का रिजल्ट आया, सिलेक्ट हो गया, मेडिकल कॉलेज में गया, नाउ ही बिकम्स ए बिग डॉक्टर। अब क्या है, अब उसके पास आता है भैया, अमेरिका से उसके पास आता है इनविटेशन कि भैया आ जाओ बोलने के लिए, आ जाओ ये करने के लिए, कॉन्फ्रेंस में जाओ, कि यहां आ जाओ के। अब उसके पास लोगों की भीड़ लगी रहती है, लोग शोर से लगवाते हैं भैया डॉक्टर साहब का अपॉइंटमेंट दिला दो। नाउ ही इज, फिर जब वो, अब रही बात सुख की बात, तो देखिए हम बात यहां पर आप बोलोगे सर उसका तो जिंदगी में कुछ हुआ ही नहीं, मतलब उसकी जिंदगी में तो प्रेम मोहब्बत ऐसी कोई चीज तो आ ही नहीं पाई, वो तो पढ़ते ही रह गया। गलत है बाबू, ठीक है, बहुत गलत है। द लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस, चूज केयरफुली। जिंदगी के हर आयाम पर, हर मोड़ पर आपको कुछ ना कुछ चुनने को मिलेगा, चूज केयरफुली, ठीक है। समझ गए होंगे समझने वाले कि मेडिकल कॉलेज इज द बेस्ट प्लेस, ठीक है। मतलब जहां पर आपको मेंटली कॉम्पिटेबल पार्टनर मिल सकता है आपको के, और आपको जो है वो, देखिए जिंदगी में जिससे, देखो मैं कहता हूं ना आपसे कि ये तो ह्यूमन नेचर है के, वी ऑल नीड पार्टनर के। बात इतनी सी है कि किस समय पे, किस टाइम पे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट के। तो चलिए, तो अभी लौट के वापस चैप्टर में आते हैं, तो हम अलग दिशा में निकल जाएंगे। अभी मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि चाइल्डहुड से लेकर एडल्ट एज के बीच में एडोलेसेंट अवस्था आती है, कई परिवर्तन देखने मिलते हैं। अब देखिए प्लांट, पौधों की जिंदगी में देखें हम तो क्या देखते हैं प्लांट की लाइफ में, जर्मिनेशन हुआ सीड का, वेजिटेटिव फेज है ये, फ्लावर आया इसमें, तो फ्लावर के बारे में क्या लिखा है, ट्रांजिशन, क्या लिखा है, यानी फ्लावरिंग का होना ट्रांजिशन है वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज की ओर। क्लियर, ठीक है, क्लियर बेटा, है ना, ठीक। तो मैंने मतलब क्या कहने का मतलब ये बेटा कि फेज चेंज होता है, यहाँ पे ट्रांजिशन होता है, और यहाँ पे फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, और फ्लावर जो होते हैं प्लांट्स के सेक्स हॉर्मोन होते हैं। क्लियर, ठीक है। चलिए अब बड़े मजेदार बात करते हैं आपके, बड़ा सुंदर सा हमें एक जो है वो तस्वीर यहां पे दिखाई पड़ रहा है, पता है ये क्या है, ये है नीला कुरुंजी। नीला कुरुंजी ये 12 साल में एक बार खिलता है। मतलब ये है कि इसका जो फ्लावरिंग का टाइम के हर बार 2006 में खिला था, उसके बाद 12 साल बाद जो है 2018 में जो है इसकी फ्लावरिंग हुई के। आपको पता है कि बड़ा बुरा ये हुआ मेरे साथ में कि हम लोग जो है जब ये 2018 में फ्लावरिंग इसका हुआ था, तो हम लोगों ने बाकायदा जो है मुन्नार के टिकट बुक किए, ठीक है, फ्लाइट बुक किया, सब कुछ किया हमने, लेकिन जोरदार वर्षा हुई यहाँ पे, जोरदार रेनफॉल हुआ यहाँ पे, और टूरिज्म एडवाइजरी थी कि भाई अभी मुन्नार ना जाए, रास्ते बंद है वहां के, ठीक है। तो जिसके चलते हमारा पूरा प्लान जो है वो फेल हो गया। और ये जो फ्लावरिंग हुआ ना, इस फ्लावर को भी चूंकि इतना हैवी रेन हुआ कि फ्लावर को भी काफी अधिक डैमेज हुआ, तो जितना फ्लावरिंग होता था 12 साल, इसके लिए इंतजार 12 साल करना पड़ेगा। अब अगली बार फ्लावरिंग कब होगा, 2030 में, मतलब आप 2030 में देख पाऊंगा फ्लावरिंग ये वाला। आप सोचिए, आप मेरे को बताइए कि जो टाइमिंग कितना है, 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होता है, और इस बार अनफॉर्चुनेटली इतना रेनफॉल हुआ, हम लोगों ने ग्लोबल क्लाइमेट का जो है साथ में इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया है कि कभी भी रेनफॉल होता है। तो फ्लावरिंग के समय पहले जब 2006 में खिला था ना, तो दुनिया भर से टूरिस्ट देखने आए थे केरल में, दुनिया भर से, इतना जबरदस्त फ्लावरिंग था कि पूरे 2006 में आप कभी गूगल करेंगे देख पाएंगे कि पूरे वर्ल्ड में ये नीला कुरुंजी के फोटोग्राफ जो है वो छाए हुए थे तमाम मैगजीन्स के अंदर। इतना पॉपुलर इवेंट था कि इतना जबरदस्त फ्लावरिंग इंडिया के अंदर हुआ। 2018 में रेनफॉल के चलते फ्लावरिंग बिगड़ गया। तो नीला कुरुंजी जो है वो इट ब्लॉसम्स इन एवरी 12 ईयर्स, हर 12 साल में ये फ्लावरिंग करता है, ठीक है। देखिए
लीजेंडरी नीलाकुंजी ब्लू। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूं, तो ये केरला टूरिज्म का स्लाइड है, केरला टूरिज्म बोर्ड जो है ना उनका स्लाइड है ये, कि उसमें लिखा उसमें कि द लीजेंडरी नीलाकुंजी ब्लूम्स के अगस्त टू अक्टूबर 2000। अब ये आंकड़ा क्यों बता रहा हूं कि ये 2018 अगस्त और अक्टूबर में बेटा इसका फ्लावरिंग हो चुका है, और एक बार फ्लावरिंग की डेट को लेके क्वेश्चन आ चुका पहले, तब 2006 ऑप्शन में था, तो इस बार ऑप्शन में 2018 वो यूज कर सकते हैं। तो यू शुड नो अबाउट दैट कि 2018 में नीलाकुंजी का फ्लावरिंग हुआ है, ठीक है, क्लियर। तो केरला टूरिज्म जो है वो लोगों को इनवाइट करता है, वो कहता है कि देखिए पहले 1982 में हुआ, 1994 में हुआ, 2006 में हुआ, ठीक है, अब आप लकी है कि 2018 में फिर हो रहा है, तो आ जाइए केरल, ठीक है। ये देखिए, दिस इज दी ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ नीलाकुंजी फ्लावरिंग के। और ये आपको पता है, ये कोई एक जगह नहीं है, ये पूरे पहाड़, पूरे मैदान, हर जगह ऐसा होता है जहां जहां प्लांट लगा के पहाड़ पूरे पर्पल हो जाते हैं, इतना सुंदर सीन होता है। देख रहे हैं आप, दिस इज फैंटास्टिक। फ्लावर को पास से देखते हैं हम, देखिए फ्लावर को पास से देखा हमने, है ना, याद रखना, भूलना नहीं इसको, ठीक है। फिर देखिए आप ना, आप देख रहे हैं ये फ्लावर्स, नीलाकुंजी फ्लावर, ठीक है। चलिए देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है द बंबू स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। बांस जो होता है ये अपने जीवन में केवल एक बार फ्लावरिंग करता है, कि जनरली 50 से 100 साल में फ्लावरिंग करता है और बड़ी संख्या में फ्रूट प्रोड्यूस करता है और मर जाता है, कि ऐसे प्लांट जो जीवन में केवल एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं और फ्लावरिंग करने के बाद वो मर जाते हैं, उन्हें बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं उन्हें, के। और उसका बेस्ट एग्जांपल है बंबू एंड एगेव। एगेव को हम सेंचुरी प्लांट कहते हैं। एगेव में फ्लावरिंग होती है 100 साल में एक बार, कब, 100 इयर्स में एक बार। एगेव इज नोन एज सेंचुरी प्लांट, एगेव को हम सेंचुरी प्लांट कहते हैं। बांस में होती है 50 से 100 साल। आपको पता है बांस की फ्लावरिंग को मिजोरम में क्या कहते हैं? बांस की फ्लावरिंग को मिजोरम में क्या कहते हैं? मोतम। किसका संबंध है? डेथ से, मृत्यु। किसकी डेथ? एक्चुअली एक तो बांस की फ्लावरिंग हुई तो उसके बाद बांस के सारे पौधे जो है वो खत्म हो जाते हैं। दूसरा, जब बांस की फ्लावरिंग होती है तो इतनी बड़ी संख्या में चूहे आते हैं, क्योंकि ह्यूज फ्लावरिंग होती है, और ये सारे चूहे जो है वो जंगलों से निकल निकल के आते हैं, और लाखों की तादाद में चूहे जो है वो उन फ्लावर्स के लिए, जो यहाँ पे फ्रूट बन रहे होते हैं बांस के, उसके लिए आते हैं उनके। और फिर जैसे ये फ्लावरिंग खत्म होती है, वो सारे चूहे जो है वो पूरा अनाज खा जाते हैं गांव का, ठीक है। जगह जगह में लोगों को जो तमाम तरह की बीमारियां फैलाते हैं, और उससे गांव में अकाल आ जाता है। ये पुराने सारे अनुभव हैं। अकाल आता है, क्या आता है? फेमाइन। तो पुराने लोगों ने देखा कि बांस में फ्लावरिंग हुआ मतलब ये कि मौत का तांडव होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाला है, अब अकाल पड़ेगा, लोगों में बीमारियां फैलेंगी, लोग मरेंगे, के बांस भी खत्म हो जाएगा, तो उसको उन्होंने मोतम कहा। आपको सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये सर क्या बताते रहते हैं, इनके कौन सी कहानियां सुनाते रहते हैं, क्या ये सच्ची कहानियां? चलिए हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। पहले नीलाकुंजी से निपट लेते हैं हम, ठीक है। प्लांट का ना साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना, वेरी वेरी आईएमपी, ठीक है। नीलाकुंजी का जो साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना है, जीनस स्ट्रोबाइलेंथस, स्पीसीज कुंथियाना, ठीक है। ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है, और जो है दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर 2006 में ये फ्लावरिंग किया था, और इसकी मास फ्लावरिंग होती है। इससे पूरा केरल का जितना भी हिली एरिया है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु का जो हिली ट्रैक है, पूरे पहाड़ एकदम पर्पल दिखाई पड़ते हैं। फ्लावर ऐसा लगता है कि आप कहीं स्वर्ग में आ गए, इतने फ्लावर्स दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। पूरा ब्लू स्ट्रेच दिखाई पड़ता है, और बड़ी संख्या में टूरिस्ट जो है वो दुनिया भर से आते हैं। किसके लिए? ये नीलाकुंजी स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना की फ्लावरिंग को देखने के लिए, ठीक है। द नीलाकुंजी इज ए मोनोकार्पिक प्लांट, एक मोनोकार्पिक प्लांट है, मीनिंग दैट ईच श्रब रिप्रोड्यूस वंस आफ्टर फ्लावरिंग एंड देन डाइज, के। तो हर एक झाड़ी जो होती है इसकी, वो एक बार फ्लावरिंग करती है, फ्लावरिंग करने के बाद वो खत्म आती है, उसके सीड छूट जाते हैं, फिर सीड धीमे धीमे जर्मिनेट करते हैं, फिर 12 साल बाद फिर फ्लावरिंग होती है। मतलब ये है कि इसका जो वेजिटेटिव फेज है, वो कितना है? वो है 12 ईयर्स का, 12 साल का, क्लियर। फिर ये पर्टिकुलर पीरियड बाद जो है सीड ब्लूम करेगा, सीड से जो है वो ब्लूम होगा, 12 साल का वक्त लगेगा। मतलब
जो फ्लावरिंग 2018 में फ्लावरिंग हुआ, उसके बाद प्लांट ने सीड बनाया, खत्म हो गया, सीड जमीन में पड़े हुए उसके, धीमे धीमे फ्लावर जो है वो ग्रो करेंगे, पौधा लगेगा, 12 साल तक प्लांट ग्रो करेगा, केवल पौधा दिखाई पड़ेगा, उसके बाद वो फ्लावरिंग करेगा। ठीक है, the mass flowering every 12 years help the survival of the plant as so many seeds are produced so that predator cannot eat them all। के और सबसे बड़ी बात, मजे की बात है कि इतना अधिक फ्लावरिंग इसमें होता है नीलाकुंजी में, इतने अधिक सीड बनते हैं कि कोई एनिमल 12 साल तक कितना भी खा ले उन बीजों को, ये खत्म नहीं होते। सुनिए बात क्या लिखा है, द मास फ्लावरिंग एवरी 12 ईयर, के हर 12 साल में जो फ्लावरिंग होती है वो इतनी बड़ी संख्या में होती है कि वो पौधे के सर्वाइवल के लिए सफिशिएंट होती है कि जितने भी प्रेडेटर है, जो सीड को खाने वाले जीव है, वो कितना ही खा लें उसको पूरा कभी खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, देन हम देख रहे हैं कि बांस की एक वैरायटी देख रहे हैं जो 120 साल में एक बार फ्लावरिंग करती है, कि जो है फॉर्जेसिया निटिडा के, इट फ्लावर्स इन एवरी 120 इयर्स। ठीक है, बांस का फ्लावर हमको दिखाई पड़ रहा है, देखिए ये है बांस के फ्लावर है, ये बांस का फ्लावर होता है जो आपको दिखाई दे रहा है इसके। ठीक है, ठीक, अब आपको देख के आश्चर्य हो रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, कि आपको दिखाई पड़ रहा है इस तस्वीर में कि बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, ये मिजोरम हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि ये जो तस्वीर है, ये तो तस्वीर जो है म्यांमार की तस्वीर है, तो ऐसा ही मिजोरम के अंदर भी होता है। तो बड़ी संख्या में यानी इन बच्चों ने क्या किया कि खेल खेल में इन्होंने इतने सारे चूहे मिले, इन्होंने चूहों को पकड़ लिया इन्होंने। और सम टाइम आपको बता दूं मैं कि इन सम प्लेसेस लोग चूहों को भी खाते हैं। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि एक जो है वो इतनी बड़ी संख्या में जो है वो चूहे वहां आते हैं कि देखिए आप बच्चे चूहे पकड़े हुए हैं। ठीक, देखिए यानी जब भी बांस की फ्लावरिंग होगी तो बहुत बड़ी संख्या में जो है माइस पॉपुलेशन बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए द मास फ्लावरिंग इवेंट ऑल्सो अट्रैक्ट प्रेडेटर्स मेनली रोडेंट, के जब मास फ्लावरिंग होती है, बंबू की बात कर रहे हैं बेटा, बांस की बात कर रहे हैं, बांस में जब मास फ्लावरिंग होती है तो चूहे अट्रैक्ट होते हैं। द सडन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स इन ह्यूज क्वांटिटीज इन द फॉरेस्ट ब्रिंग इन tens of millions of hungry rats who feed, grow and multiply at alarming rate। के क्या होता है, सडनली इतना अधिक फूड अवेलेबल होता है जंगल के अंदर, जब भी बांस की फ्लावरिंग होती है तो सडनली इतना अधिक फूड अवेलेबल होता है जंगल के अंदर कि चूहों की पॉपुलेशन वहां पे जो है तमाम जगह से वहां पहुंच जाती है और वो उस फूड को खाती है और बड़ी तेजी से, चूहे बड़ी तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, बड़ी तेजी से अपनी संख्या को वो बढ़ाती है। आफ्टर दे डिवर द बंबू फ्रूट द रेट स्टार्ट कंज्यूमिंग क्रॉप। अब क्या होता है, फ्लावरिंग हुआ बांस का, फ्रूट बना, अब उसके बाद क्या होगा कि वो खत्म हो जाएगा बांस का पेड़ कुछ समय बाद के। तो अब ये चूहों की संख्या तो करोड़ों अरबों में हो चुकी है कि अब ये क्या करेंगे, ये खेतों में खड़ी फसल को खा जाएंगे, खेतों के अंदर जाके के रखे हुए अनाज को खा जाएंगे, गोदामों में घुस जाएंगे के। तो इसका मतलब है कि अक्सर ये देखा गया है कि इससे अकाल होता है और बीमारियां फैलती, कई तरह की बीमारियां चूहों के थ्रू होती है। तो चूंकि बड़ी संख्या में चूहे होते हैं, कई बार फूड ना मिलने से मर भी जाते हैं उठ के, तो उसके चलते बीमारियां फैलती है, अकाल आता है। ठीक है, क्या लिखा, ए बंबू फ्लावरिंग इवेंट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज फॉलोड बाय फेमाइन एंड डिजीज इन नियर बाय विलेजेस। क्या in the northeastern state India's state of Mizoram, the dreaded event occurs almost like clockwork of 48 to 50 year के, यानी जो मिजोरम में है ऐसा अक्सर आपको 48 से 50 साल में देखने मिलता है। दो तरह की डिफरेंट बांस की वैरायटी यहां पे लगी हुई है जो 50 साल के अंतर पे जो है वो फ्लावरिंग करती हैं। ठीक है, when the bamboo species Melocanna Baxifera flower and fruit के the phenomena which occurred at last in 2006 to 2008 में लास्ट टाइम हुआ था ऐसा, इसको लोकल लैंग्वेज में मोतम कहते हैं या बंबू डेथ कहते हैं। 2006 और 8 में जो है वो मिजोरम के अंदर ऐसा हो चुका है कि बड़ी संख्या में बांस फ्लावरिंग किए, कई सारी बीमारियां फैली वहां पे, लोगों की भी डेथ हुई, बंबू प्लांट की भी डेथ हुई। ठीक है, अब बताओ मेरे को ये बोर है क्या? अरे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आप मेरे को खुद बताओ कि कितनी सारी बातें मालूम चल रही है हमको, क्या क्या कहानियां छुपा के बैठा, ये चैप्टर पता ही नहीं था कि इसके पेट में इतनी सारी कहानियां हैं, कि उगल दिया चैप्टर सामने आया, मालूम चल गया मिजोरम में ऐसा, केरला में ऐसा के, और पूरा बायोलॉजी ऐसा ही है बेटा। बिलीव मी, वी आर इन द मोस्ट बोर टॉपिक, सबसे बोर टॉपिकों में से एक है प्लांट टेक्स्ट, लेकिन वहां भी मजा आता है, वहां भी मजा आता है जब हम देखते हैं कि एक पौधा कैसे पानी में झांक के बाहर देखा कि जमीन पे जाऊं कि नहीं जाऊं। ठीक है, बात करेंगे बाद में, बात करेंगे उस पर। तो अभी तो हम सिंपल सी बात कर रहे हैं कि
एनिमल्स की बात करते हैं कि एनिमल्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है के। तो मैंने आपसे क्या कहा कि मैंने आपसे कहा था पिछली बार, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कुछ शब्दों के मतलब बताए थे। मैंने आपसे कहा था कि यूनिसेक्सुअल क्या होता है, बाई सेक्सुअल क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि मोनोशियस क्या होता है, मोनोशियस क्या होता है, याद है बेटा, और डायोसियस क्या होता है के बताइए के। आप मुझे बताएंगे मोनोशियस और डायोसियस का मतलब आप मुझे बताएंगे के। प्लीज प्लीज एक कॉपी बनाइए, टर्मिनोलॉजी को नोट कीजिए उसमें, ठीक है, गलती मत कीजिए बेटा, क्योंकि जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है चीजों को ध्यान से पढ़ना समझना। क्लियर? और यही चीज हमारे सारे टीचर करते हैं। कहने हम फिजिक्स में अमर सर भी बड़ा एफर्ट करते हैं, कि केमिस्ट्री में संजय सर भी बड़ा एफर्ट करते हैं। अब केमिस्ट्री में कई बच्चों का बोलना है कि सर थोड़ा सा इंटरटेनमेंट कम करते हैं हमसे, देखो बेटा, हर आदमी की अपनी पर्सनालिटी होती है, बट इन माय ओपिनियन ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन इंडिया। लास्ट ईयर जब पढ़ाए वो पूरा एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आया कहीं बैठ के, वो सालों से पढ़ा है, 25 साल का एक्सपीरियंस का, ही इज पीएचडी इन केमिस्ट्री एंड ही इज टीचिंग ओनली फॉर मेडिकल इंट्रेंस सिंस 25 ईयर। दूसरी बात ये बता दूं, जो आप बुक मार्केट में देखते हैं ना एररलेस केमिस्ट्री का, उस बुक के वो एक समय ऑथर रहे उस बुक के वो, एंड ही वर्क्स वेरी हार्ड। ठीक है, ये बात अलग है कि आपको लगता है कि वो गीतेंद्र सर से कंपेयर कर लो आप उनको, या अमर सर से करो, सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी अलग अलग है यार, है ना, सब अच्छे इनके जितने टीचर यूट्यूब पर अवेलेबल है, ऑल आर वेरी गुड टीचर के, बहुत अच्छे टीचर हैं इनके सारे टीचर, किसी एक की बात नहीं। जिससे आपका फ्रीक्वेंसी मैच करता है उससे पढ़िए के, व्हाई टू कमेंट समबडी। एंड मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, उन्होंने वो बड़ी मुश्किल से माने थे बायोमेट्रिक्स के लिए आज के 3 साल पहले के, और ही इज वर्किंग से आज तीसरा साल चल रहा है इस बार उनको, वो वर्क कर रहे हैं लगातार, और ही इज मोस्ट सिंसियर। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये कि यार जो पढ़ा रहे हैं ना उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और क्या चाहिए तुमको, अब तुमको इंटरटेनमेंट करना है तो भैया जाके कुछ और देखो, है ना, है ना। टीचर कहा व्हाट यू थिंक कि टीचर एक क्वेश्चन करा के जो है वो ऐसे ऐसे डांस करे वो पकड़ के, है ठीक है, वो तो नहीं हो सकता ना। चलिए चलिए, अब हमने जो बात कर रहे हैं यहां पर कि मैंने आपसे कहा था बायोलॉजी इतना बोर नहीं है कि अब आपको जो है मैं चाह रहा था आप मुझे बताएं कि मोनोशियस और डायोसियस का मतलब क्या होता है, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय द मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकल चेंजेस, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस प्रेयर टू द एक्टिव रिप्रोडक्शन। अब देखिए क्या बोला उसने, बड़े पते की बात के, इस पूरी चीज में उसने बतला दिया है आपको एडोलेसेंट्स के बारे में के। क्या बोला, एनिमल्स में जुवेनाइल फेज जिसमें कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता, केवल अपने को तैयार करता है, वो जब एडल्ट फेज में कन्वर्ट होता है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में को डेवलप करता है, उस दौरान उसमें कई सारे परिवर्तन आपको मॉर्फोलॉजी के लेवल पर देखने मिलते हैं, शरीर के आकार में देखने मिलते हैं, शरीर बॉडी फीचर में देखने मिलता है, और फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आपको देखने मिलते हैं, ठीक है, क्लियर। और ह्यूमन बींग्स की बात करें तो मनुष्य के तो बड़े सारे मेंटल और इमोशनल चेंज होते हैं, चेंजेस आते हैं कि मैं क्लियर कर दूं, मैं हमेशा समझाता हूं, मैं एक डॉक्टर भी हूं, चूंकि कई सारे लोग भूल जाते हैं आप कि सर डॉक्टर भी हैं, तो वो फोन लगाते हैं, कभी मैसेज करते। कल देखा मैंने किसी ने मुझे व्हाट्सअप किया, बहुत बार व्हाट्सअप किया, एक ही मैसेज को कॉपी पेस्ट के, और लास्ट में क्या लिखा, यू आर लाइक अदर टीचर्स ऑल्सो हु नेवर रिस्पॉन्ड, शेम ऑन यू। अब आप बताओ मेरे को, एक डॉक्टर आदमी है, अभी क्या हो रहा है कि ये कोरोना के चलते है ना, हम लोगों को टेली मेडिसिन कंसल्टेशन देना कंपलसरी कई जगह पे, क्या एंड देयर आर सम गवर्नमेंट सेक्टर जहाँ पे टेली। अब आपको क्या लगता है ये कोट पेंट ये टाई पहन के जो है वो पढ़ाने के लिए आए, उनके पहले तो नहीं किया लास्ट ईयर, क्योंकि बात ये कि हम लोग को टेली कॉन्फ्रेंस जाना पड़ता है कई बार। आपको बता दूं मैं कि मेरी सबसे बड़ी इच्छा ये कि एग्जाम पूरा हो जाए, ये नीट का एग्जाम बच्चों का निकल जाए, ये पुराने वाले बैच का, तो मैं 8-10 घंटा सोना चाहता हूं, टाइम ही नहीं मिलता, सोने को टाइम नहीं मिलता, बच्चों से बात करने को टाइम नहीं मिलता है, इतना लाइफ व्यस्त है। एंड यू एक्सपेक्ट मी कि इफ यू कॉल मी एंड आई शुड immediately pick the phone or I should talk to you. What should be my priorities during these days? Patients, my कमांडो जो पढ़ रहे हैं वो बच्चे, वो प्रायोरिटी होना चाहिए। योर कॉल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, टाइमिंग को समझिए प्लीज। मतलब यदि आप टीचर को आप झूठा रिस्पेक्ट करते, यदि आपने कहा मैंने फोन नहीं उठाया और आपने शेम ऑन यू लिख दिया, मतलब यू आर नोबडी के, आप कुछ, आपका ईगो हर्ट हो गया। ये क्यों बताया, बिकॉज यू आर, लेकिन मैंने इस बात को शेयर किया आपसे
जस्ट अदरवाइज आई विल नेवर डिस्क्लोज दिस कि ऐसा भी बच्चे करते हैं कुछ बच्चे। मैं क्यों बताया? क्योंकि बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू दीज मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस के आपको लगता है कि सर हमको हमारी बात सुन नहीं रहे, ही इज अवॉइडिंग अस, ही इज नॉट टॉकिंग टू अस, यू आर रॉन्ग। क्योंकि कारण यह है बेटा कि आप एक अभी तक जब बच्चे होते हैं ना, हम तो बच्चे झगड़ा करते हैं, खेलते खेलते झगड़ा आ जाता है, झगड़े के बाद फिर से वो एक हो जाते हैं। लेकिन यदि आज मेरी उम्र में मेरा किसी से मनमुटाव हो गया, किसी से मेरा मान लो झगड़ा हो गया, मुझे बात नहीं करना उससे के, तो मैं पूरी जिंदगी बात नहीं करूंगा उससे, इतना संभवता। लेकिन बच्चे तो आज झगड़ा हुआ, आज नोच दिया एक दूसरे को, कल फिर से खेलने साथ चले गए। ऐसा क्यों? एडोलेसेंट में हम बहुत अधिक जो है वो वैसे होते हैं, इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाते हैं, बुरा मान जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब आप देखो, जो अब आपको बोलोगे सर ये अचानक से बीच में कहां से ह्यूमन बीइंग आ गया? अरे भाई, जो लिखा उसने एनसीईआरटी में एक लाइन, उसको बतला रहा हूं मैं कि मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस देखने मिलते हैं। अब ये सारे चेंजेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे कब? जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, तब इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। अभी तो मैंने आपसे कहा कि देयर मस्ट बी चेंजेस इन फिजियोलॉजी के लेवल पे होता है, मॉर्फोलॉजी के लेवल पे होता है, शरीर में जो है प्यूबिक हेयर्स का आना, दाढ़ी मूंछ का आना, बस ये क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के, आवाज का भारी हो जाना, के बॉडी का मस्कुलर हो जाना, दैट इज द फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड विद द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। क्या फिर आपके ब्रेन की एक्टिविटी, बहुत सारी, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, चलिए। अब यदि हम पक्षियों की बात करें, मैंने कहा कि दी बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग ओनली सीजनली, के जो पक्षी है जो है प्रकृति में रहते हैं, जो बर्ड्स के, वो पर्टिकुलर सीजन में ही जो है वो आपको अंडे देते हुए दिखाई पड़ेंगे। वे घोंसला, बारिश के पहले आपने देखा घोंसला बनाते हैं वो लोग के, फिर अंडे देते हैं अपना, उसको बच्चों को संभाल के रखते हैं अंडों को। ठीक है, तो नेचुरल कंडीशन में। अब आप बोलोगे सर मुर्गी है तो वो कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन है उसका, एनिमल का। ठीक है, जैसे लिखा है इसमें, However, birds in captivity के, ऐसे पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां के, कैन बी मेड टू ले एग थ्रू आउट द ईयर के। हमने क्या किया? हमने एनिमल फार्मिंग किया हमने, और मैं एनिमल फार्मिंग को समहाउ, यदि आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पर पूछेंगे तो मैं उसको बेहतर नहीं मानता हूं। के हालांकि ये हमारी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा होता है, लेकिन बात इतनी सी है कि प्रकृति में जो बर्ड्स रहते हैं, पक्षी यही मुर्गा मुर्गी नेचर में होते हैं, वो इतनी बड़ी संख्या में अंडे नहीं देते, वो पर्टिकुलर सीजन में ही अंडे देते हैं उनके। जबकि यहाँ पर जो है वो कैप्टिविटी में या कहीं पर जो है वो पोल्ट्री फार्म में जो मुर्गा मुर्गी रखे गए हैं, वो साल में कई सारे अंडे देते हैं वो। ठीक है, तो इस अवस्था में laying egg is not related to reproduction but a commercial exploitation of the human welfare के। यहां पर क्या बोलते हैं, हम इसको एक नेचुरल रिप्रोडक्शन नहीं मानते हैं, इसको हम ये मानते हैं कि आप एनिमल्स का व्यावसायिक दोहन कर रहे हैं, कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। इट इज नॉट कंसिडर अंडर द नेचुरल रिप्रोडक्शन में कंसिडर नहीं करते हैं। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है ना, क्लियर? याद रखिएगा। मतलब जो पक्षी नेचर में होते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, वे सीजनली केवल पर्टिकुलर मौसम में ही एग देते हैं। लेकिन जो पक्षी जो है हम पोल्ट्री फार्म में रखते हैं, वो उनको हम साल भर उनसे अंडे हम ले सकते हैं, तो ये नेचुरल रिप्रोडक्शन नहीं है, ये एनिमल का कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन होता है। ठीक है, क्लियर? फिर हम देख रहे हैं प्लासेंटल मैमल्स को, देखिए जिनमें प्लासेंटा बनता है के बच्चे को। ओविपरस एनिमल वो होते हैं जो अंडे देते हैं, विविपरस एनिमल वो होते हैं जो सीधा बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, द फीमेल्स ऑफ द प्लासेंटल मैमल, प्लासेंटल मैमल में क्या होता है बेटा कि प्लासेंटा मदर और बच्चे के बीच में, फीटस और मदर के बीच में देयर इज ए कनेक्शन, एक कॉर्ड होती है, उसे प्लासेंटा बोलते हैं, और उससे मदर से जो है वो न्यूट्रिएंट की सप्लाई बच्चे को होती है। तो फीमेल ऑफ प्लासेंटल मैमल एग्जिबिट साइक्लिकल चेंजेस इन द एक्टिविटी ऑफ ओवरीज एंड एक्सेस डक्ट एज वेल एज हार्मोन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज के। जैसे हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं, हम मासिक चक्र की बात करते हैं, हम ईस्ट्रस साइकिल की बात करते हैं। तो जो एनिमल फीमेल होती है, जो प्लासेंटल मैमल होते हैं, उनमें आपको एक पर्टिकुलर ओवरी के अंदर एक्टिविटी देखने मिलेगी, एक पर्टिकुलर टाइम में ओवुलेशन होता हुआ दिखाई पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं देयर इज अ साइक्लिकल चेंजेस। अब ये साइकिल जो है वो अलग अलग होती है, जैसे ह्यूमंस में हर महीने होता है 28 डेज में जो है वो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है। दूसरे जो नॉन प्राइमेट एनिमल है, सिर्फ हम बिल्ली की बात करें, हम गाय की बात करें, उनमें आपको ईस्ट्रस साइकिल देखने मिलती है। जो प्राइमेट
प्राइमेट मैमल्स की बात करें, हम मंकी की बात करें, चिंपैंजी की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, इसमें हमको जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने मिलती है। तो गाय में और बिल्ली में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, उनमें ईस्ट्रस साइकिल होता है, ठीक है। और ह्यूमंस के अंदर, मंकीज के अंदर, चिंपैंजी के अंदर क्या होता है, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है। देखिए, इन नॉन प्राइमेट मैमल्स जैसे कि काऊ हुआ, गाय हुआ, भेड़ हुआ, चूहा, डियर, डॉग, टाइगर और भी कई मिलते हैं, उनमें साइक्लिक चेंजेस देखने मिलते हैं आपको रिप्रोडक्शन में, और इन्हें हम बोलते हैं ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं। जबकि प्राइमेट में आपको क्या देखने मिलता है, मंकीज में, ऐप में, चिंपैंजी, गिब्बन की बात करें हम, ह्यूमंस में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने मिलता है। तो याद रखना कि जो प्राइमेट मैमल्स हैं उसमें क्या क्या शामिल है, उसमें मंकी शामिल है, ऐप शामिल है, उसमें चिंपैंजी, ओरंगुटान, गिब्बन के, और ह्यूमन बीइंग शामिल है उसके अंदर के। इनमें आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने मिलता है के। और जबकि जो है बाकी दूसरे नॉन प्राइमेट मैमल्स के अंदर आपको क्या देखने मिलता है, ईस्ट्रस साइकिल आपको देखने मिलता है। तो कई बच्चे मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्ट्रस साइकिल में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं, तो हम एक काम करते हैं, डिफरेंस को यहां पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम दो प्रकार से इसको दो टेबल बना के नोट करेंगे, एक थोड़ा डिटेल में, एक थोड़ा सा कम डिटेल में, ठीक। तो देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल में पहले में क्या लिखा हमने लिखा, इट ऑकर्स इन प्राइमेट्स, मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग्स ओनली, के केवल प्राइमेट्स में होता है। ईस्ट्रस साइकिल किसमें होता है, नॉन प्राइमेट में होता है, काउज में, शीप में, रैट में, डियर में, डॉग में, टाइगर में, ठीक। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें आपको मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सिक्रेटरी फेज देखने मिलेगी, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में के। जबकि ईस्ट्रस साइकिल में आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ ईस्ट्रस या हीट के, इस समय हम बोलते हैं कि एनिमल हीट में, मतलब उस समय वो रिप्रोड्यूस करना चाहता है, ठीक है, ये ईस्ट्रस साइकिल में देखने मिलता है। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि उसमें ब्लड का लॉस होता है, उसमें ब्लड ब्लीडिंग होती है, उसमें ब्लड का लॉस होता है, जबकि ईस्ट्रस साइकिल में ब्लड का फ्लो या ब्लड का लॉस नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं हम इसको, ठीक है। यानी इसी टेबल, अब ये टेबल मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि दिस इज द टेबल, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है और नोट डाउन भी करना है आपको, ठीक है, क्लियर। पहले वाला जो टेबल है पूर्णतः कंप्लीटली वो एनसीईआरटी पर बेस्ड था, ये वाला टेबल थोड़ा सा डिटेल में है और ये काम का है बेटा हमारे बहुत, ठीक है। तो चलिए दो कॉलम आते हैं, पहले कॉलम में लिखते हैं ईस्ट्रस साइकिल, दूसरे में लिखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्लियर। ईस्ट्रस साइकिल में लिखते हैं हम, द साइक्लिक चेंजेस इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवरीज एंड एस्ट्रस डक्ट एज वेल एज हार्मोन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ नॉन प्राइमेट मैमल्स इज कॉल्ड ईस्ट्रस साइकिल। नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में, नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में प्रजनन काल के दौरान अंडाशय में, ओवरीज में और उससे जुड़ी संरचनाओं में, साथ ही हार्मोन के स्तर पर चक्रीय परिवर्तन होते हैं। बार बार रिपीट होता है ना, साइक्लिक चेंजेस होते हैं, चक्रीय परिवर्तन होते हैं, साइक्लिक चेंजेस होते हैं। द साइक्लिक चेंजेस इन द एक्टिविटीज ऑफ द ओवरीज एंड एस्ट्रस डक्ट एज वेल एज हार्मोन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ नॉन प्राइमेट मैमल्स इज कॉल्ड ईस्ट्रस साइकिल। के ईस्ट्रस साइकिल में नॉन प्राइमेट मैमल्स में, ठीक है, प्रजनन काल के दौरान अंडाशय या ओवरी में और उससे जुड़ी संरचनाओं में, साथ ही हार्मोन के स्तर पर चक्रीय परिवर्तन देखने मिलते हैं। जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या लिखेंगे हम, द साइक्लिक चेंजेस इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवरीज एंड एस्ट्रस डक्ट एज वेल एज हार्मोन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ प्राइमेट मैमल्स इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। के प्राइमेट मैमल में, प्राइमेट स्तनधारियों में प्रजनन काल के दौरान अंडाशय, ओवरी और उससे जुड़ी संरचनाओं में, साथ ही हार्मोन के स्तर पर होने वाले चक्रीय परिवर्तन मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईस्ट्रस साइकिल जब भी शुरू होता है तो फीमेल उस समय जो है सेक्सुअली एक्टिवेट आती है, मतलब ऐसा कहा माना जाता है ईस्ट्रस साइकिल में जो है द फीमेल शोज द स्ट्रॉन्ग इररेजिस्टिबल सेक्सुअल अर्ज के, तो वो कॉपुलेशन के लिए तैयार होती है एंड शी वांट टू गेट कॉपुलेशन के। ये एनिमल्स में देखने मिलता है हमको जो नॉन प्राइमेट के, तो फीमेल शोज स्ट्रॉन्ग इररेजिस्टिबल सेक्सुअल अर्ज के। इसमें फीमेल्स में, मादा में तीव्र
लैंगिक प्रजनन की इच्छा पाई जाती है। फीमेल शोज स्ट्रॉन्ग इररेजिस्टिबल सेक्सुअल अर्ज, जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या है, फीमेल डू नॉट शो इररेजिस्टिबल सेक्सुअल अर्ज। के जो प्राइमेट्स हैं, ह्यूमन बींग्स की बात करें, हम चिंपैंजी की बात करें, मंकीज की बात करें, तो उसमें फीमेल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो तीव्र इच्छा नहीं देखी जाती है। ठीक है, फिर ईस्टर साइकिल में देयर इज ईस्टस और हीट। ईस्टस का मतलब यहां पे हम बोलते हैं हीट, सिनोनिम के रूप में हीट वर्ड यूज करते हैं कि ईस्टस और हीट प्रोडक्शन एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन एंड कॉपुलेशन ऑकर्स ओनली एट दैट पीरियड। के जब भी ईस्टस होगा, ईस्टर साइकिल में भी ईस्टस होगा या हीट का उत्पादन होगा, ऊष्मा उत्पादन बोलते हैं इसको हम, हीट होगा, उस समय ओवुलेशन होगा और साथ ही साथ जो है उसमें जो है वो कॉपुलेशन होगा, और केवल इसी समय, यानी इसी समय पर फीमेल तैयार होगी कॉपुलेशन के लिए, अदरवाइज नहीं होगी वो। तो ईस्टस के समय या हीट के समय ओवुलेशन होता है और साथ ही साथ लैंगिक संसर्ग होता है। ठीक है, केवल इस समय होता है। तो द ईस्टस और हीट प्रोडक्शन एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन एंड कॉपुलेशन ऑकर्स ओनली एट दैट पीरियड। के जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, देयर इज नो हीट पीरियड एंड कॉपुलेशन ऑकर्स ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द साइकिल। के यानी यहां पर जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या खास बात क्या है, यहां पे कोई हीट पीरियड नहीं होता है। जो सेक्सुअल कांटेक्ट है, जो लैंगिक संपर्क है, वो कभी भी हो सकता है। ठीक है, एट एनी टाइम ऑफ द साइकिल। ईस्टर साइकिल में द श्रेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम एंड ब्लीडिंग डू नॉट ऑकर। के ईस्टर साइकिल में एंडोमेट्रियम, यूट्रस की जो लेयर निकलती है बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल में बाहर निकलती है, जो ब्लीडिंग होती है बेसिकली वो एंडोमेट्रियम के हटने के कारण होती है, एंडोमेट्रियम के झड़ने के कारण होती है। तो एंडोमेट्रियम का विनष्ट होना या बाहर निकलना और ब्लीडिंग का होना यहां पर नहीं देखा जाता है। शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम का बाहर निकलना और ब्लीडिंग का होना यहां पर नहीं देखा जाता है ईस्टर साइकिल में। के एग्जांपल इसके क्या है ईस्टर साइकिल के, काऊ, शीप, रैट, डियर, डॉग एंड टाइगर। के जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या लिखेंगे, द शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम एंड ब्लीडिंग ऑकर। के यहां पर एंडोमेट्रियम का क्षरण देखा जाता है, यहां पर एंडोमेट्रियम का क्षरण होता है और एंडोमेट्रियम का क्षरण होता है और साथ साथ में ब्लीडिंग भी देखी जाती है। मंकीज में होता है, एप में होता है और ह्यूमंस में होता है। ठीक है, ये बात किया हमने दोनों के डिफरेंस का। ये डिफरेंस बेटा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिखा है आपको। इन पर कई सारे एमसीक्यू आते हैं, आप देखेंगे मैं आपको डीपीएस में क्वेश्चन दूंगा, टेस्ट में क्वेश्चन दूंगा, तो ये कई डिफरेंस इस तरह के पूछे आते हैं। क्लियर? ठीक है, तो इसको याद रखना बेटा, भूलना नहीं है ना। ठीक, अब एनिमल्स की हम बात करते हैं तो देखिए, तो ये रटना नहीं, आपको रटने की बिल्कुल जो होती है, केवल आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं मैं कि काऊ है, काऊ होती है पॉलीइस्टस। के अब पॉलीइस्टस वर्ड का मतलब ये होता है कि इसमें एक साल के दौरान कई बार आपको ईस्टर साइकिल देखने मिलेगी। के से 3-4 टाइम, मतलब हीट जो है वो 3 महीने 4 महीने के अंतर पे आपको देखने मिलेगा। तो पॉलीइस्टस का मतलब ऐसे एनिमल जिनमें एक साल के दौरान कई बार हीट पीरियड हमको देखने मिलते हैं। ठीक है ना, गॉट हुआ, शीप हुआ, कैमल हुआ ये, और मैर हुआ ये सीजनल पॉलीइस्टस होते हैं। मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर मौसम में, एक पर्टिकुलर सीजन में, साल के दौरान मैंने कहा से विंटर्स की बात करें तो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ये ईस्टर साइकिल को कई बार दोहराते हैं, बाकी साल में दूसरे मौसम में ऐसा नहीं करेंगे। तो सीजन, एक पर्टिकुलर सीजन में कई बार ईस्टर साइकिल देखने मिलेगी। क्या बोलेंगे हम, बोलेंगे सीजनल पॉलीइस्टस। और केवल पॉलीइस्टस लिखा है मतलब साल में कई सीजन के दौरान आपको अलग अलग समय पे कई ईस्टर साइकिल आपको देखने मिलेगी। मोनो ईस्टर्स की बात करें हम तो उसमें क्या होता है कि केवल आपको पूरे साल में एक बार ईस्टर साइकिल देखने मिलेगी ऐसे एनिमल्स में। ठीक है ना, क्लियर? फिर अब मैमल्स जो होते हैं जो नेचुरल कंडीशन में पाए जाते हैं, वाइल्ड कंडीशन में पाए जाते हैं, उनमें आप पाएंगे कि उनमें आपको जो है देखने मिलेगा कि केवल एक पर्टिकुलर सीजन, फेवरेबल सीजन में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे वो और संतानों को उत्पन्न करेंगे। तो हम उनको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर कहते हैं उनके। तो कई सारे मैमल्स जो होते हैं वो सीजनल ब्रीडर होते हैं, जो एक पर्टिकुलर मौसम में, सीजन में ही जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, जबकि दूसरे मैमल जो होते हैं, जैसे हम प्राइमेट्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो हम क्या पाते हैं कि रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज, यानी पूरे जीवन रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान ये कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और ये दे आर दी कंटिन्यूअस ब्रीडर के, ये कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं, याद रखिए। यानी कुछ मैमल ऐसे होते हैं जो सीजनल ब्रीडर हैं, कुछ मैमल ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअस ब्रीडर हैं। के सीजनल ब्रीडर जो है वो एक पर्टिकुलर मौसम के दौरान ही जो है ब्रीडिंग करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, जबकि जो कंटिन्यूअस ब्रीडर है वो कभी भी कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए
तो यहां पर बात हम खत्म करते हैं आज का, कि आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। तो यहां पे बहुत सारी चीजें हमने सीखी कि कंटेस्ट ब्रीडर क्या, सीजनल ब्रीडर क्या, स्ट्रेस साइकिल क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या, के जुवेनाइल फेज क्या, एडोलेसेंट फेज क्या होता है, के फ्लावरिंग क्या होता है, तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी को हमने देखा। तो क्या करना चाहिए, जैसे लेक्चर खत्म हुआ इसके बाद में आपने मुझे टाटा बाय बाय किया और उसके बाद में आंखें बंद की, 10 मिनट सोचो कि क्या पढ़ा हमने, सर ने शुरुआत कहां से की थी, कहां बताया था, किन, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट को दिमाग में अपने हाईलाइट करो बेटा, ठीक है ना, समझ गए, तो मजा आएगा, चीजें याद रहेंगी और आंखें बंद करके, आंखों को भी आराम मिलेगा, ठीक है, चलिए, है ना। और देखो बेटा, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सॉल्व डीपीएस, जरूर सॉल्व किया कीजिए उसको आपके, और टेस्ट की तैयारी बिल्कुल एग्जाम समझ के किया कीजिए, और टेस्ट में ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि एकदम लीनियंट व्यू लेके कि जो बताया वही पूछेंगे। तो देखो, हम पूरा जो पता कवर करते हैं हम लोग कि आपसे पूछें तो, लेकिन तब भी 3-4% क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं आपके जिन क्वेश्चन में आपको हम थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करें ताकि आपको हम एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे सके। तो वी आर गिविंग टेस्ट, टेस्ट से आपका सिलेक्शन नहीं है कि टेस्ट से रैंक आ गया तो वो बड़ा भारी काम हो गया, नहीं। टेस्ट इज फॉर आवर सेल्फ एनालिसिस, टेस्ट इज फॉर टू कंपेयर आवर सेल्फ विद द अदर्स ऑल्सो, ठीक है। तो इसलिए टेस्ट भी आपको मिस नहीं करना है बेटा, तो पढ़ते रहना है, लगातार मेहनत करते रहना है के। और रही बात कि कई बच्चे पूछते हैं बार बार, उनको समझ में नहीं आता कि सर कहां से टेस्ट दे, कहां डीपीएस देखें, तो आपको बेटा, आप सब लोग बेटा एक दूसरे को बता दिया करो, कभी आपको ऐसा कमेंट देखना हो तो आप खुद ही आंसर कर दिया करो, मेरी जरूरत ही नहीं पड़े बोलने की इसको, ठीक है। कि आपको biomentors.online का बेटा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए या वेबसाइट पर चले जाइए, वहां जाकर जो जो वेरिफिकेशन, देखिए हर किसी को सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता बायोमेंटर्स का, उसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट देके वेरीफाई कराना होता है, देन वी ऑफर यू कि आप फिर जो है वेरीफाइड होने के बाद में आप ले सकते हैं, ठीक। तो क्योंकि डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि जितने बच्चे हमारे साथ में रहे वो बच्चे बड़े सीरियसली साल भर पढ़ाई करते रहे, हम उनके साथ मेहनत करते रहे, और हम चाहते हैं कि हम देश के तमाम टॉप मेडिकल कॉलेज के अंदर बायोमेंटर्स का झंडा लगा होना चाहिए, है ना। तो जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।